Hello friends, I hope you all are doing fine. So I am here with the lecture series on general studies for all competitive exams. और आज से हम अपना पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे जो कि लेक्चर सीरीज़ रहेगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे. सो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एज़ फार एज़ द मॉडर्न हिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ आप कोई भी एग्ज़ाम देख लेंगे, वहाँ पे हिस्ट्री के पोर्शन में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट वेटेज वाला कोई टॉपिक रहता है तो दैट इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि हिस्ट्री एज सच जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1757 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है. बट मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम दो तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका पहला पोर्शन जो है वो रहता है 1757 टू 1857 का. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्री रिवॉल्ट पीरियड. प्री रिवॉल्ट माने 1857 रिवॉल्ट के पहले का पीरियड, और आफ्टर 1857 का जो रिवॉल्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला फेज़. सो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 1857 ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. टॉपिक वाइज लेंगे. मैंने आपसे पहले भी लास्ट लेक्चर में कहा था कि छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेंगे, एकदम से पूरा फुल फ्लेज टॉपिक कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे. उसको बाय पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आप इजीली उसको ग्रैस्प भी कर पाए, सुनने में भी कोई रिवाइज करने में भी आपको कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद क्रिस्प और टू द पॉइंट रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगा. और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप सारे एग्ज़ाम ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी से लेके आप एसएससी या बाकी जितने एग्ज़ाम्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे. और जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इन लेक्चर्स में बताऊंगा, ये सारा का सारा आप का जो है वो रेलेवेंट पोर्शन है, स्टैंडर्ड बुक्स से लिया गया है. कोई ऐसी छोटी मोटी किताब से उठा के नहीं पढ़ा रहा आपको. सो इट इज़ फ्रॉम रेलेवेंट बुक्स. जो इम्पॉर्टेंट क्रिस्प चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी, डायरेक्टली हम उनको कवर करेंगे. सो जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके ऊपर ये पहला लेक्चर है विच विल डील विद योर फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857. जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके ऊपर ये पहला जो लेक्चर है हमारा रहेगा. सो स्टार्ट करने से पहले आई रादर सजेस्ट कि आप लोग जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि जो बाकी लोग हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ द लेक्चर बाय मी मोहित आनंद. सो आई होप आप सबको ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा. और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल ऑल्सो डिस्कस 2-3 MCQs जो इस रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो टॉपिक रहेगा हमारा क्या? द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो आपको इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं. देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लाइड में, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, इसको बाद में मैं पढ़ता हूँ. पहले आपको मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 1857 का रिवॉल्ट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है या उसकी बेसिस क्या रही. देखिए 1757 में जो है वो होती है बैटल ऑफ प्लासी. ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, बैटल ऑफ प्लासी दैट इज़ बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम था सिराजुद्दौला. सो इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लीव, who was the governor, who was the leader of at that time, that was Robert Clive. So Robert Clive was the governor जिसने उस टाइम पे उस बैटल को लेड किया और उसने वो जीती. एंड द ईयर 1757 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ the rule of British East India Company in India. So that is basically a shift from the
अर्लियर मुग़ल रूलर्स, जो मुग़ल हेरिडिटरी रूलर्स से, उनसे हमें बेसिकली एक शिफ्ट मिला और कंट्रोल, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। दिस इज़ द रीज़न जो 1757 ऑनवर्ड्स वाला फेज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द फेज़ ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो हम यहाँ से पढ़ेंगे दैट इज़ इन 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी the British laid the first step towards getting power in northern India, and in 1857 took place the major revolt, which was a product of character and policies of colonial rule after 1757, and after which noteworthy changes took place in the British policy of ruling over India. सो इसमें समझने वाली बात आपको क्या है कि 1757 के बाद, जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में राज करना शुरू किया, पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में राज करना शुरू किया, उसके बाद हर एक स्फेयर में, इवन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, हर स्फेयर में उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिसको रेजिस्ट करना शुरू किया जो लोकल इंडियन नेटिव्स थे। जब उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया तो वो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली कल्मिनेट हुई किसमें, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। The period between 1757 and 1857 was not at all peaceful and trouble-free. It saw a series of sporadic popular outbursts in the form of religio-political violence, tribal movements, peasant uprising and agrarian riots, and civil rebellions. Enhanced revenue demands even in famine years caused anger. So कहने का मतलब क्या है कि 1757 से 1857 तक का जो 100 साल का पीरियड था ये पीसफुल पीरियड नहीं रहा। इसमें ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए और उनके रिएक्शन में इंडिया में इंडियन जो नेटिव्स थे उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई, जिसमें रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चली हैं, बिकॉज कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स भी कंट्री में लाए गए। उस वजह से वो हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, व्हेन आई विल डिस्कस दी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया, वो हम तब डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1757 से 1857 तक का जो पीरियड था उसमें रिलीजियस, ट्राइबल, पीजेंट अपराइजिंग, एग्रेरियन राइट्स, सिविल रिबिलियंस, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई कि जो ब्रिटिशर्स ने टैक्सेशन की डिमांड थी वो बढ़ा दी थी, इवन इन दोज ईयर्स जब यहाँ पे सूखा पड़ता था। इंडिया वॉज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी उस टाइम पे भी। सो जब सूखा पड़ जाता था उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स जो है वो रेवेन्यू की डिमांड करते थे। उस वजह से भी लोगों ने तंग आके उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट्स इस पूरे 100 साल के पीरियड में किए हैं। Almost from the very early days of East India Company's rule, rebellions and uprisings occurred for various causes in different regions. Some of the movements continued even after 1857 revolt. So, राइट फ्रॉम दी अर्ली डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल रेबेलियन और अपराइजिंग जो थे वो चलते रहे, और कुछ रेबेलियन अपराइजिंग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जो इवन आफ्टर 1857 भी चलते रहे। जिसकी मैं बात करूं, अगर एक एग्जांपल दूं तो आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट इन साउथ इंडिया अलॉन्ग दी मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट बेसिकली हम केरला के आसपास के पोर्शन को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। यहाँ पे थी, दैट वाज कॉल्ड एज मोपला मूवमेंट। मोपला मूवमेंट एज सच अगर हम उसकी बात करें तो वो हुई थी 1921 में, बट उसकी जो हिस्ट्री थी, मोपलाज जो थे वो रिबेल कर रहे थे अराउंड दी अर्ली 1800s, यानी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही वो रिवॉल्ट जो है छोटी मोटी अपराइजिंग कर रहे थे, जो कल्मिनेट होके 1921 में इट बिकेम अ मोपला मूवमेंट। सो ये एक एग्जांपल थी ये समझाने के लिए कि किस तरह ये जो अपराइजिंग्स थी ये पहले से चलती आ रही थी और इवन 1857 के बाद भी कंटिन्यूड रही हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो द रिवॉल्ट वॉज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। सो ये जो 1857 का रिवॉल्ट था, ये आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, जैसे यूपीएससी में पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग। सो आपको ये स्टेटमेंट बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट द रिवॉल्ट वॉज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश एम्पायर।
सो ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में पहला मेजर अगर अटेम्प्ट कोई थी तो दैट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और क्योंकि ये रिवॉल्ट जो है वो इनिशिएट किया था कंपनी के सिपाहीज ने, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने किया था, इसीलिए इस रिवॉल्ट का नाम हम क्या बोलते हैं, इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। दोनों में, यूपीएससी में भी और एसएससी में भी, इन दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिपाही म्यूटिनी, और द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिपाही म्यूटिनी। ये आपने ध्यान रखना। क्यों सिपाही म्यूटिनी बोला जाता है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको इनिशिएट किसने किया था, कंपनी के सिपाहीज ने किया था। एंड द रिवॉल्ट वॉज फॉर्मली स्टार्टेड एट May 10th 1857 फ्रॉम मेरठ। सो मेरठ से ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है। किसने स्टार्ट किया? मेरठ से कंपनी के सिपाहीज ने स्टार्ट किया। और डेट क्या है? 10 मई 1857, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें रिवॉल्ट में ध्यान रखना, दैट इज़ द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। कहाँ कहाँ रिवॉल्ट चला और इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे। तो अगर हम सेंटर्स और लीडर्स की बात करें तो पहला सेंटर आपको ध्यान रखना है दिल्ली। दिल्ली में जो लीडर है वो कौन है? बहादुर शाह जफ़र और जनरल भक्त खान। बहादुर शाह जफ़र बिकॉज काफ़ी ओल्ड एज के रूलर थे और यही वो आदमी है हु इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट मुगल एम्परर। बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह, कई बार जफ़र की जगह दे ऑल्सो राइट बहादुर शाह सेकेंड। सो ये भी आप ध्यान रखना। सो दिल्ली में कौन लीडर था? बहादुर शाह जफ़र, बट ही वॉज अ वेरी ओल्ड एज पर्सन, इसलिए उनके बिहाफ पे उनके जनरल जो थे जिनका नाम था भक्त खान, वो रिवॉल्ट को लेड कर रहे थे। अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी में हम सबको पता कि रानी लक्ष्मीबाई भाई वॉज फाइटिंग, और इनके साथ थे तांतिया तोपे। बेसिकली तांतिया तोपे पहले लड़ रहे थे नाना साहेब के साथ, जो लड़ रहे थे कानपुर में। जब नाना साहेब जो थे वो यहाँ से भाग गए, जब उनको हरा दिया गया और वो यहाँ से चले गए, उसके बाद तांतिया तोपे शिफ्टेड टू झांसी विद रानी लक्ष्मीबाई। देन कानपुर की बात करें तो नाना साहेब और तांतिया तोपे, अब इनकी जो इनके पीछे के जो स्टोरीज़ हैं वो मैं आपको जब हम कॉजेज़ करेंगे वहाँ हम डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि मेन सेंटर्स और लीडर्स कौन से थे। देन लखनऊ की बात करें तो बेगम हज़रत महल थी और उनके साथ उनका बेटा था, ही वॉज द सन, बिरजिस कादिर वॉज द सन ऑफ हज़रत महल। देन बरेली की बात करें तो खान बहादुर थे। देन बिहार की बात करें तो आई एम श्योर कि आप सबने अपने बचपन में कुंवर सिंह की कहानी हिंदी की बुक्स में ज़रूर पढ़ी होगी। सो कुंवर सिंह थे जो बिहार से लेड कर रहे थे। बिहार में भी कहाँ पे? जगदीशपुर, आपने ध्यान रखना नाम, जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो थे वो लीड कर रहे थे। देन अवध की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला हु डिक्लेयर्ड द रिवॉल्ट एज अ जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। सो अवध की अगर हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध में लेड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को, और उन्होंने व्हाट ही सेड, ही डिक्लेयर्ड द रिवॉल्ट एज जिहाद अगेंस्ट इंग्लिश। सो क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर डिक्लेयर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज जिहाद अगेंस्ट द इंग्लिश। सो वो कौन थे? वो बेसिकली मौलवी अहमदुल्ला थे। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे तो इलाहाबाद और बनारस की बात करते तो इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली जो थे वो कर रहे थे लेड इसको। देन फर्रुखाबाद की बात करें तो तुफजल हसन खान कर रहे थे, एंड बैरकपुर की बात करें तो मंगल पांडे कर रहे थे। ये बैरकपुर है बेसिकली बंगाल में। एंड रिमेंबर मंगल पांडे के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज हैंग्ड बिफोर द रिवॉल्ट। इनको फांसी लगने के बाद ही रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड ही बिलोंग्ड टू 34th इन्फेंट्री विच वॉज स्टेशनड एट बैरकपुर इन बंगाल। सो बेसिकली इन्होंने अपने जो सीनियर थे उनके ऊपर गोली चला दी थी, इसलिए इनको फांसी दे दी गई थी। अब जब ये लोग वहाँ रिवॉल्ट कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे, उसके बाद जब ब्रिटिश ने सप्रेस किया रिवॉल्ट को, तो उनमें भी कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। दिल्ली में जो सप्रेसर थे उनका नाम था जॉन निकलसन। कानपुर में जो थे वो थे कॉलिन कैंपबेल और हग व्हीलर। देन लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल एंड हेनरी लॉरेंस। झांसी में हगरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। बिहार में विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर।
सो ये नाम आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखने, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब नेचर की बात करते हैं हम रिवॉल्ट, और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिवॉल्ट के रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। सो इसमें सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है वी.डी. सावरकर का, जिनको बोलते हैं विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने एक किताब लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें इन्होंने रिवॉल्ट को क्या कहा है, दैट दिस रिवॉल्ट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन सीधा आता है इस तरह से कि which one of the following has considered revolt as the first war of Indian independence? तो it was V.D. सावरकर, जो आपको नाम ध्यान रखना, और इनकी बुक का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन अगर हम जॉन सीले की बात करें, ही कंसीडर्ड it as a wholly unpatriotic and selfish सिपाही म्यूटिनी with no native leadership and no popular support। इसके रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आता है कि सिपाही म्यूटिनी रिवॉल्ट को किसने कहा था, तो इट वॉज सेड बाय जॉन सीले, ये नाम ध्यान रखना। देन डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी बुक लिखी है 1857, तो बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है। कंसीडर्स द रिवॉल्ट एज हैविंग बिगन एज ए फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इन्होंने क्या बोला कि ये जो रिवॉल्ट था ये स्टार्ट हुआ था, जो बेसिस था वो रिलीजन था, बट लेटर ऑन ये शिफ्ट हो गया एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जब हम आगे इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने इनकी जो बेसिक इनके व्यूज़ हैं रिवॉल्ट को लेके वो आपने ध्यान रखने हैं, पर्टिकुलरली जो जेके एसएसबी एसएससी और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देन बात करें हम जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है विच इज़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि कंसीडर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज एसेंशियली अ फ्यूडल अपराइजिंग दो देयर वर सम नेशनलिस्टिक एलिमेंट इन इट। सो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है दैट जवाहरलाल नेहरू कंसीडर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज, सो ही कंसीडर्ड इट एज फ्यूडल अपराइजिंग। सो ये आपको ध्यान रखना। देन एम.एन. रॉय हु इज़ अ स्टॉन्च कम्युनिस्ट एंड हु वाज वन हु वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको आज आप CPI बोलते हो, उन्होंने रिवॉल्ट को क्या बोला, इट इज़ अ स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म, कि ये किसके अगेंस्ट था। फ्यूडलिस्ट कौन थे, वो बेसिकली इंडियंस थे, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ का बेसिक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, और ब्रिटिशर्स जो थे देवर कमर्शियल कैपिटलिस्ट। सो इट वॉज रिवॉल्ट वॉज अ लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म। ठीक है, सो M.N. रॉय ने ये कहा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो सॉरी ये एक स्लाइड का यहाँ आ गया। सो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बनारस में इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था कर्नल ऑनसेल और जेम्स नील ने, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट L.E.R. रीस, ही कंसीडर्ड दिस रिवॉल्ट एज अ वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस, कि जो फैनेटिक रिलीजनिस्ट हैं, मतलब दे कंसीडर इंडियंस और इंडियंस एज रिलीजनिस्ट, इन्होंने क्रिश्चियंस के अगेंस्ट ये वॉर जो लड़ा था, ये L.E.R. रीस ने बोला। T.R. होम्स की अगर हम बात करें, हु वॉज अ हिस्टोरियन, he saw it as a conflict between civilization and barbarism. So he basically considered the Western culture as civilization, that they are very sophisticated, they are very civilized people, and Indians as barbaric persons. So ये काफ़ी पिछड़े लोग हैं। So पिछड़े लोगों ने सिविलाइज्ड लोगों के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट किया, T.R. होम्स ने ये कहा। कार्ल मार्क्स ने इस रिवॉल्ट के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस बुक। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इस रिवॉल्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, दैट लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट। तो क्वेश्चन इस तरह आता है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट। सो इट वॉज लॉर्ड कैनिंग हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये बेसिकली था हमारा आज का जो एक ओवरव्यू था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एंड यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये सिर्फ एक स्लाइड में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि वो 6th के बाद एक्चुअली बिहार जहाँ पे था
मेन सप्रेसर्स में बिहार के बाद इट इज़ बनारस, जो आपको ध्यान रखना है कि बनारस में कर्नल ऑनसेल और जेम्स नील जो थे इन्होंने इसको सप्रेस किया। अब ये जितना हमने पढ़ा इसके रिलेटेड हम 2-3 जो है वो MCQs भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो जैसे हमारा पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये लीडर्स दिए हैं और सेंटर्स दिए हैं रिवॉल्ट के। सो बैरकपुर मंगल पांडे, यू ऑल नो, ये बिल्कुल सही दिया इन्होंने पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया। सो बैरकपुर में मंगल पांडे था, यू ऑल नो। दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह सेकंड और जनरल भक्त खान, मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह जफ़र इज़ ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह सेकंड। सो ये दिल्ली वाला भी ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने दिया, और लखनऊ की बात करें बेगम हज़रत महल और बिरजिस कादिर। सो लखनऊ, दिल्ली और बैरकपुर बिल्कुल ठीक है। बिहार में यू ऑल नो मौलवी अहमदुल्ला नहीं बल्कि कुंवर सिंह जो थे वो लड़ रहे थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो बिहार इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दूसरे क्वेश्चन पे आए तो हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डाइड सून ड्यू टू मोर्टार वाउंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट इन दिल्ली। सो अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी ये चीज़ें पीछे नहीं पढ़ी, ये ऐसा कुछ हमने पीछे नहीं पढ़ा, बट इसमें एक क्लू उन्होंने हमें दे दिया कि कौन सा ऐसा आदमी था, ब्रिटिश ऑफिसर था, जो मोर्टार लगने से जिसको जो जख्मी हुआ और उसके बाद मर गया, बट कहाँ पे? दिल्ली में। सो दिल्ली में आपको पता है कि ब्रिटिश ऑफिसर जिसने सप्रेस किया था रिवॉल्ट को, उसका नाम था जनरल जॉन निकलसन। सो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आएगा तो आंसर आप फिर उसके बाद उसको आंसर को अच्छे से सोच के आप कर सकते हैं। सो इसका आंसर रहेगा आपका जनरल जॉन निकलसन। सो आप देखिए, जिस तरह से हमने इस बारे में कहीं पे पीछे नहीं पढ़ा, बट सिर्फ एक दिल्ली वर्ड की वजह से हमको पता लग गया कि ये जनरल जॉन निकलसन ही होंगे इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। सो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? इनकरेक्ट आपने बताना है फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब सेंटर और किस किसने सप्रेस किया उसको वो आपको देखना। सो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में इन्होंने जेम्स नील का नाम दिया, कानपुर में सर हग व्हीलर का नाम दिया, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस और कॉलिन कैंपबेल का नाम दिया, और झांसी में हगरोज का नाम दिया। सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया दिल्ली से कि दिल्ली में हु वाज द सप्रेसर, निकलसन वाज द सप्रेसर। सो आपको ये ध्यान रखना, दिल्ली इज द आंसर जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। सो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे है। सो आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी विकिपीडिया जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। सो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। इसी सीरीज़ पे मेरी सेकंड लेक्चर आएगा जहां हम 1857 के रिवॉल्ट को फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जो जब हम 1857 रिवॉल्ट ख़त्म करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है 1857 के रिवॉल्ट से। सो टिल देन टेक केयर of yourself and I will catch all of you soon. Okay, take care. Bye bye.